हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिटलानी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो सोशल साइंस का पेपर हुआ था, आज हम क्लास 6 के सोशल साइंस के पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपका फाइनल पेपर हुआ था। तो ये वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के माध्यम से आप बच्चे अपने आंसर्स चेक कर पाएंगे कि कितने आंसर्स आपके सही हैं और एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि आपके इतने मार्क्स फाइनल में सोशल साइंस में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर आपको एग्जाम का समय दिया हुआ है, 2.5 घंटे का आपका पेपर, और यहाँ पे मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 60 नंबर है। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी गई हैं, तो सीधा हम जो है अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो जैसे ये हमारे क्वेश्चंस हैं, तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हमसे ये एमसीक्यू वाले सवाल है। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, समाज में स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव करना क्या कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक भेदभाव। ठीक, आगे सेकंड क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित नहीं है? तो यह नहीं है पूछा है हमसे, तो इसमें कौन सा शब्द जो है हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो वो जो शब्द है वो है भेदभाव, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है, भेदभाव नहीं है। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, आगे जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत का कार्य नहीं है? तो इसमें जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, देश के लिए कानून का निर्माण करना। ये पंचायत का कार्य नहीं है। अगला सवाल, शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नगर निगम का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल दिया गया है, कहते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पृथ्वी डैश दिशा में चक्कर लगाती है? तो इसका जो सही जवाब है प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी। अगला, भारत का मानक यमोत्तर ये कितना होता है? ये होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 8वें का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। 9th, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, 4 मिनट। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है। ठीक, अगला सवाल प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिमालय पर्वत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाणिक जो है वो पुरस्थल है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, भीमबेटका। तो भीमबेटका जो है इसकी गुफाएं कहाँ पर है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में है, और ये बहुत पुराना जो है एक पूरा स्थल है। अगला सवाल, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात निम्नलिखित में से किस राज्य से करते थे? तो जो तांबे का आयात किया जाता था वो किया जाता था ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है, यानी इस सवाल का सही जवाब है राजस्थान, ऑप्शन सी। आगे कहता है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कलिंग युद्ध के उपरांत सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो ये इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, बौद्ध धर्म।
ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये 20 एमसीक्यू थे जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं, तो आप यहाँ से अपने प्रश्नों को मिला सकते हैं और ये आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने एमसीक्यू जो है 20 में से सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। आगे जो शुरू होता है वो है खंड ख। ठीक है, तो इसमें हमें प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, कहता है नगर निगम के आय के 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, अगर हम नगर निगम की बात करते हैं तो इसके स्रोत कहाँ से है, तो एक है इसका चुंगी कर, जो नगर निगम को जहां से पैसा मिलता है, चुंगी कर। ठीक है, दूसरा अगर हम लिख सकते हैं तो ये होगा संपत्ति कर, संपत्ति कर। ठीक है, और तीसरा होता है इसका अनुदान, जो सरकार अनुदान, ठीक है, जो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो चुंगी कर हो गया, संपत्ति कर हो गया और अनुदान हो गया, जो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये नगर निगम की आय के साधन होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। आगे कहता है निगम पार्षद के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए, निगम पार्षद के क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य है इसका क्षेत्र का विकास करना, क्षेत्र का विकास करना। ठीक है, जो भी निगम पार्षद का क्षेत्र होगा उसका विकास करना, जैसे नालियां बनवाना, सड़कें बनवाना, साफ सफाई की व्यवस्था करना। ठीक है, दूसरा क्या होगा, नागरिकों की, जो नागरिक होंगे उस क्षेत्र के, नागरिकों की समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करना। ठीक है, तो नागरिकों की समस्या का समाधान करना और अपने क्षेत्र का विकास करना, ये इसके कार्य होते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न जो पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 में कहता है किन्हीं 2 मानव निर्मित उपग्रहों के नाम लिखिए। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से हैं, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए तो अगर हम मानव निर्मित उपग्रहों की बात करते हैं तो इसमें पहला क्या आएगा, इसमें पहला आएगा जैसे चंद्रयान, चंद्रयान एक ये हो सकता है। दूसरा इसके अंदर आ सकता है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। ठीक है, ये भी एक मानव निर्मित उपग्रह है। तो चंद्रयान, आर्यभट्ट, जो भी इसके अलावा आप बच्चों को लगता है तो आप वो भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए जो ये मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, ये वो उपग्रह होते हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं और ये ऊपर अंतरिक्ष में घूमते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच, किन 2 ग्रहों की कक्षा में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है ये किनके कक्षा में पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जो है ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, इनकी कक्षा में पाए जाते हैं। जैसे ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है, तो यहाँ पे इस तरीके के क्षुद्र ग्रह जो है ये छोटे छोटे ग्रह होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल कहता है लगभग 12,000 वर्ष पूर्व जलवायु परिवर्तन ने अकेटा खाद्य संग्रह के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए जो घास के मैदान थे, ये नए घास के मैदान जो है वो बनने लगे। ठीक है, क्या हुआ, घास के मैदान जो है वो बनने लगे, नए नए स्थलों की खोज होने लगी, समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हो गया और मछली भोजन का एक जो है प्रमुख स्रोत बन गई। तो ये सब परिवर्तन जो है अकेटा खाद्य संग्रह के जीवन में आया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने प्रश्न पर। आगे प्रश्न में पूछता है, कहता है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 घटनाओं का उल्लेख कीजिए। हमें प्रश्न जो है, प्रश्न डिस्कस करना है प्रश्न नंबर 5 है ना।
तो अभी हमने 4 डिस्कस किया था, अब हम प्रश्न 5 देखते हैं कि विनय पिटक से मिलने वाली किन्हीं 2 जानकारियों का जो है वो वर्णन करना है। तो विनय पिटक से कौन सी जानकारी मिलती है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए जो विनय पिटक है ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। तो इससे जो जानकारी मिलती है वो किसकी? वो मिलती है हमें बौद्ध धर्म के में जो नियम और जो कानून है वो बौद्ध धर्म के नियम और कानूनों की जानकारी मिलती है। दूसरा, संघ में प्रवेश किस तरीके से किया जाएगा इसकी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, महिलाएं और पुरुष संघ में किस तरीके से प्रवेश करेंगे वो जानकारी मिलती है, और जब वो बौद्ध धर्म में प्रवेश ले लेते हैं तो उनके लिए क्या नियम और कानून होते हैं, किस तरीके से उनको नियम और कानून के हिसाब से चलना पड़ता है संघ के अंदर, ये सारी जानकारी हमें यहाँ विनय पिटक में मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जवाब आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है कहता है प्रश्न नंबर 6, यहाँ खंड गा शुरू होता है, बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुषों का जीवन कैसा होता था, इसका हमें वर्णन करना है। ठीक है, तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिए जीवन उनका कैसा होता था? उनका जीवन सादा होता था, कठोर नियम होते थे, उनको बड़ी साधना करनी पड़ती थी। ठीक है, और उन्हें सामूहिक जीवन में जो है वो रहना पड़ता था। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कहता है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित किन्हीं 3 घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन सी 3 घटनाएं थी भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई, महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई? तो देखते हैं इसके उत्तर को। तो यहाँ देखिए इनके जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं थी कौन सी? पहला था गृह त्याग, जब इन्होंने अपने घर का त्याग किया था। ठीक है, और दूसरी जो घटनाएं थी वो थी ज्ञान की प्राप्ति, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो बौद्ध गया में हुई थी, बौद्ध गया में हुई थी। ठीक है, और किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फिर इनका तीसरा जो संबंधित जो घटना है वो है पहला उपदेश। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था, पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। ठीक है, तो ये इनके जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं, गृह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति और पहला उपदेश। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पे। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 7, कहता है राज्य साम्राज्य से किस प्रकार भिन्न होते हैं, इनका वर्णन करना है। तो इसके उत्तर को देखते हैं, चलते हैं इसके उत्तर पे। तो यहाँ देखिए ये इसका आंसर दिया हुआ है। तो राज्य और साम्राज्य में क्या विभिन्नताएं होती है? राज्य जो है छोटे क्षेत्र में फैले होते हैं और साम्राज्य विशाल और विस्तारवादी होते हैं। राज्य में स्थानीय शासन होता है, यहाँ पे सम्राट का शासन होता है। राज्य में प्रशासन अपेक्षाकृत सरल और सीमित होता है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन जटिल होता है। सैन्य शक्ति राज्य में सीमित होती है और साम्राज्य में सैन्य शक्ति विशाल होती है। यहाँ पर अगर राज्य की बात करते हैं तो स्थिर और दीर्घकालिक होता है, लेकिन अगर साम्राज्य की बात करते हैं तो यहाँ आंतरिक संघर्ष, विद्रोह और बाहरी हमलों के कारण अधिक ये अस्थिर होता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि राज्य जो है ये एक छोटे से क्षेत्र में होता है, लेकिन साम्राज्य जो है ये काफी बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे सैनिक जो शक्ति होती है वो कम होती है, लेकिन यहाँ पे सैनिकों की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ सैनिक शक्ति ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कहता है कि एक सम्राट के तौर पे अशोक के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, उसने जो जो कार्य किए वो कौन कौन से कार्य किए, तो देखते हैं इसके कार्य को। तो यहाँ देखिए जैसे अशोक के क्या क्या कार्य किए उसने सम्राट बनने के बाद। जैसे उसने धम्म की नीति को अपनाया, उसने धम्म का प्रचार किया, अहिंसा का पालन किया, सार्वजनिक भलाई के कार्य किए। जैसे उसने कई सारे क्या किए थे, वृक्ष लगवाए थे, है ना, पेड़ों के किनारे। उसने क्या किए थे, कुएं, पानी के जो कुएं बनवाए ताकि लोग अपनी प्यास बुझा सकें। गर्मी में लोग वृक्ष के नीचे जो है बैठकर आराम कर सकें। उसने कई सारे समाज में सुधार किए। उसने जीव हत्या
को जो है रोक दिया, जीव हत्या मतलब जानवरों की हत्या को रोक दिया। उसने नैतिक शासन पर जोर दिया, धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया। तो ये उसने कई सारे कार्य जो है राजा के बनने के बाद किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछता है, कहता है खंड यहाँ से घास शुरू होता है हमारा। प्रश्न नंबर 8 में नगर निगम के कार्य को बेहतर करने के कोई 5 सुझाव जो है वो देने हैं। तो कौन कौन से आप 5 सुझाव नगर निगम के कार्य को बेहतर करने के लिए दे सकते हैं? तो इसके उत्तर को देखते हैं, क्या कहते हैं, उत्तर पे चलते हैं। तो यहाँ इसके उत्तर को देखिए, जैसे क्या कहता है, स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना, साफ सफाई को बढ़ावा देना, कचरा प्रबंधन प्रणाली को सुधारना, जो कचरे को जो व्यवस्था करने की होती है उस चीज को सुधारना, द्वार से द्वार सेवाओं को सुधारना, जो कूड़े की गाड़ियां जो आती हैं वो गाड़ियां सही तरीके से और सही समय पर गलियों में जो है वो सेवा दे सके, तो इस तरीके से इन सेवाओं को भी सुधारना, नागरिकों के लिए ऑनलाइन सुविधाएं सेवाएं उपलब्ध करना और पीने के पानी तथा जल पुनर्चक्रण की योजनाएं बनाना। तो इस तरीके से नगर निगम अपने कार्यों को बेहतर कर सकता है। ठीक है, तो स्वच्छता को बढ़ाकर, कचरा प्रबंधन प्रणाली को सुधारकर, द्वार से द्वार सेवाओं को सुधारकर, नागरिकों के लिए ऑनलाइन सुविधाएं जो है मुहैया कराकर ये अपनी जो है कार्य को बेहतर और कर सकता है नगर निगम। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसके अगले प्रश्न को। आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 9 है, कहता है भारत के उत्तरी मैदानों की 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, अगर हम उत्तरी मैदानों की बात करते हैं तो उत्तरी मैदानों की जो विशेषता है वो क्या क्या है। देखिए, पहली विशेषता इसकी ये है कि इन मैदानों का निर्माण जो है वो नदियों से हुआ है। किससे हुआ है? नदियों से इन मैदानों का निर्माण हुआ है। दूसरी इनकी विशेषता ये है कि ये मैदान काफी उपजाऊ है, उपजाऊ है। ठीक है, तीसरी विशेषता ये है कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पाई जाती है। चौथी विशेषता ये है कि यहाँ पर संसाधन जो है, परिवहन परिवहन जो है, परिवहन के जो संसाधन है वो काफी बड़ी मात्रा में, परिवहन के जो संसाधन है वो काफी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ खाद्य पदार्थों की, यहाँ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति काफी अच्छी मात्रा में होती है। तो नदियों के द्वारा ये बनाए गए हैं उत्तरी मैदान, और ये मैदान काफी उपजाऊ होते हैं। यहाँ जनसंख्या काफी बड़ी मात्रा में रहती है जिससे लोगों को सुविधाएं प्राप्त होती है। दूसरा, परिवहन के संसाधन जो है, जो साधन परिवहन के होते हैं यहाँ काफी अच्छे स्तर पर पाए जाते हैं उत्तरी मैदानों में। और दूसरा, क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र होता है इसलिए यहाँ पर फसलों की पैदावार भी काफी अच्छी होती है और खाद्य पदार्थ जो है वो आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है भारत में प्रायद्वीपीय जो है पठार की विशेषता बतानी है, कि इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसके उत्तर को। तो यहाँ देखिए, कहता है यहाँ की मिट्टी काली होती है प्रायद्वीपीय पठारों की। दूसरा, यहाँ कोयला और बॉक्साइट तक लोहे अयस्क जो है वो पाया जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इसके भाग होते हैं और यहाँ पर ज्वार, बाजरा, गन्ना, धान की खेती होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पे। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होता है हमारे केस स्टडी वाले, प्रश्न नंबर 10। इसमें आपको पैराग्राफ दिया गया है और यहाँ आपको पैराग्राफ के नीचे 3 सवाल दिए गए हैं, तो इनके आंसर आपको पैराग्राफ में से ही ढूंढने हैं। तो जैसे पहला सवाल है, सपनों को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक है। दूसरा, अपनी इच्छाओं को बताना क्यों आवश्यक है। आफरीन और खुशनूर की बातों का जो है उसमें क्या समानता थी। तो इस तरीके से हम जो है इन प्रश्नों के आंसर को हमें यहाँ से ढूंढना है। तो हम सीधा ही इनके आंसर को देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये हैं इनके आंसर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके आंसर्स को यहाँ देख सकते हैं। तो आप मिला सकते हैं अपने आंसर से इन आंसर्स को भी। ठीक है बच्चों, तो जैसे 10.1 का सही जवाब है कोशिश। दूसरा, पछतावे से बचने के लिए। तीसरा, यहाँ इनके बारे में बताया कि दोनों के विचारों में क्या समानता है। तो दोनों के विचारों में समानता है कि अपने सपनों को प्रयास और साहस के साथ पूरा करें। आप इन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिशों पर जोर देती है। ठीक है, और
अखनूर का मानना है कि पछतावे से बचने के लिए सपनों को बताना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर है प्रश्न 10 का। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न 11 है, इसमें भी आपको यही अनुच्छेद दिया गया है और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न दिया गया कि पृथ्वी से कुछ ऊपर फेंकते तो क्या होता है, पृथ्वी क्या विशेषता है, अंतरिक्ष में पानी किस तरीके से जो है बफर में रहता है। तो ये देखिए, हम सीधे इसके उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये इसका उत्तर है। इस तरीके से आप इसके उत्तर का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर नंबर 11। ठीक, चलिए चलते हैं अपने प्रश्न। तो ये देखिए, इसके उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो ये है इसके उत्तर। ठीक है, तो ये नदी खेल के पैंतरे सिखाकर कपड़े खेल के कपड़े जूते देकर खेल के पैंतरे सिखाकर, तो ये है आपका उत्तर 12। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न। यहाँ प्रश्न नंबर है 13। ये भी आपका पैराग्राफ वाला प्रश्न है। तो पैराग्राफ वाले प्रश्न बड़े आसान होते हैं, तो इससे बच्चों को आसानी से नंबर भी मिल जाते हैं, क्योंकि पैराग्राफ में से ही हमें आंसर दे देते हैं ढूंढकर। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न 13 है। ये इसके सवाल है कि शहर में कितने भूज द्वार हैं, अनुच्छेद के अनुसार शहर के चारों ओर क्या था, शहर की दीवारों और उनके निर्माण में किस प्रकार की मूर्तियों सामग्री का उपयोग किया गया था। तो इसके उत्तर पर चलते हैं सीधे। ये इसका उत्तर है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 का ये उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, 570 भुज, 64 द्वार, एक विशाल प्राचीन दीवार निर्माण की तकनीक और वास्तुकला। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है मानचित्र पर आता है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले अनुच्छेदों जो पैराग्राफ दिए थे, अनुच्छेद वाले सवाल किए थे। तो अब लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 14 है, ये हमारा मानचित्र पर आधारित है, तो इसमें हमें कुछ स्थान दिए गए हैं। हमें उन स्थानों में से कोई 5 स्थान जो है वो भरने हैं। तो जैसे धोलावीरा है, कालीबंगा है, तेलंगाना है, केरल है, आसम है, गुजरात है, इनमें से हमें भरना है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, देखिए जैसे पहले हमसे पूछा गया है धोलावीरा कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर हम धोलावीरा को देखते हैं तो धोलावीरा कहाँ है, ये हमारा राज्य है गुजरात। ठीक है, ये गुजरात है। तो यहाँ पर कौन सा स्थान है, यहाँ है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा। ठीक, धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। आगे देखिए, आगे पूछा गया है हमसे कहता कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा जो है वो यहाँ है राजस्थान के अंदर, और इधर है क्या, कालीबंगा। ठीक, ये हड़प्पा की साइट है। तो धोलावीरा और कालीबंगा ये दोनों हड़प्पा की जो है वो साइट्स हैं। ठीक, अगला यहाँ पे पूछा गया है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना, तो ये कहाँ पर है, देखिए तेलंगाना जो राज्य है वो ये है इधर तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा गया है हमसे केरल। केरल, तो केरल कहाँ पर है, तो ये देखिए ये वाला राज्य है हमारा, ये जो राज्य है ये है हमारा कौन सा, केरल। केरल। ठीक, अगला आगे हमसे पूछा गया है यहाँ पर असम। असम कहाँ पर है, तो अगर हम असम को देखते हैं तो असम जो है ये हमारा यहाँ है, ये है हमारा इधर, ये है आसम। ठीक है, आसम। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे गुजरात की, तो गुजरात हमारा देखिए कहाँ पर है, ये हमसे पूछा गया गुजरात। ठीक है, गुजरात, तो गुजरात कहाँ पर है, तो ये जहाँ पर धोलावीरा था इस राज्य में, वही राज्य हमारा गुजरात है। तो ये राज्य जो है ये है गुजरात। ठीक, ये है गुजरात। तो इसमें आपको कोई 5 करने थे और काफी आसान था नक्शे जो आपको क्वेश्चन आया था। चलिए आगे क्वेश्चन में आपको बताया गया है दृष्टिबाधितों के लिए दिए गए हैं। तो इसमें जैसे आपको बताना है कि उस स्थान का, उस क्षेत्र का, शासित क्षेत्र का नाम बताना है। धोलावीरा अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है, गुजरात में। ठीक है, धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। आगे भारत के उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जहाँ पर कालीबंगा है, तो कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में।
राजस्थान में। ठीक। तेलंगाना की, आगे पूछता है तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक है। आगे पूछता है केरल की राजधानी क्या है? केरल की जो राजधानी है बच्चों वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है। आगे पूछता है आसाम की राजधानी क्या है? आसाम की राजधानी है वो है दिसपुर। दिसपुर। और फाइनली लास्ट वाला सवाल है, आपसे पूछा गुजरात की राजधानी क्या है? तो वो है गांधीनगर। गांधीनगर। ठीक है। तो ये जो सवाल थे ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए थे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे सवालों को डिस्कस कर लिया है। तो पूरा हमारा मैथ भी डिस्कस हो गया है और मैंने सभी प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप यहाँ से अपने प्रश्नों को जो है वो देख सकते हैं, उनके उत्तर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। और अपने कमेंट जरूर कीजिए वीडियो आपको कैसे लगी। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है। और अपने कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे फिर हम अपनी अगली वीडियो पे। थैंक यू।